स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले कुछ बातें कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को लेकर के। प्रैक्टिस सेट 5 में हमने आसान प्रश्न दिए थे और कई सारे लोग का कमेंट भी आया था कि मैम इतना हलवा क्वेश्चन बिहार दरोगा में नहीं पूछेगा। तो मैं आप लोग को बता दूँ, जो भी हलवा क्वेश्चन उसमें दिया गया था ना, वो ऑलरेडी बिहार दरोगा में पूछा जा चुका है। उसमें एक मिस्टेक हो गया था, मूल कर्तव्य की संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, फिलहाल इसे कंप्लीट करते हैं। इसमें थोड़ा लेवल हमने बढ़ाया भी है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ए रहा, भारत का कौन सा भूवैज्ञानिक क्षेत्र सबसे पुराना है? भारत का कौन सा भूवैज्ञानिक क्षेत्र सबसे पुराना है? हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तर भारतीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या फिर तटीय मैदान और द्वीप? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठार। हमारा जो भारत है, भारत का दक्षिणतम भाग जो है गोंडवाना लैंड का भाग है और सबसे प्राचीनतम कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली है। दक्कन ट्रैप का निर्माण किस भूवैज्ञानिक काल में हुआ था? दक्कन ट्रैप का निर्माण किस भूवैज्ञानिक काल में हुआ था? बताएंगे। सब्जेक्ट वाइज हमने क्वेश्चन को सेट किया है, पहले ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर और भी सब्जेक्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। बताएंगे दक्कन ट्रैप का निर्माण किस भूवैज्ञानिक काल में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा क्रिटेशियस युग में। क्रिटेशियस युग, ऑप्शन नंबर सी। पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालयी क्षेत्र का हिस्सा है? पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालयी क्षेत्र का हिस्सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लघु हिमालय का हिस्सा है। लघु हिमालय। भारत में माउंट हरदेव किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? माउंट हरदेव किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल या फिर पंचचूली? माउंट हरदेव किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कामेट समूह। बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? यह हो जाएगा पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी, जम्मू कश्मीर। भारत के किस तटीय मैदान को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है? किस तटीय मैदान को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन को ध्यान से देखिए, उसके बाद डिसाइड करिए कौन सा आंसर इसका हो जाएगा। कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी से कृष्णा तक का पूर्वी तट कोरोमंडल तट कहलाता है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का पूर्वी तट कोरोमंडल तट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट को विभिन्न राज्यों में किन नामों से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को विभिन्न राज्यों में किन नामों से जाना जाता है? महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है। महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है। केरल के पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से अन्नामलाई या इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अन्नामलाई या फिर इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में इसे नीलगिरी कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन आप सुधार कर लीजिए। केरल में इसे किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने बताया, कार्डमम या फिर अन्नामलाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इलायची पर्वत को कार्डमम कहा जाता है। प्लेटियो शब्द किस भाषा से लिया गया है? प्लेटियो शब्द किस भाषा से लिया गया है? यह लिया गया है फ्रेंच शब्द से। ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच। भू संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? भू संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरी और पैट ने। एरी और पैट ने भू संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भू संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन एरी और पैट ने किया था। डिस्कशन नहीं करवा रही क्योंकि क्वेश्चन सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। नेक्स्ट है, फोल्ड माउंटेन का निर्माण किस प्रकार की प्लेट सीमा पर होता है? फोल्ड माउंटेन का निर्माण किस प्रकार की प्लेट सीमा पर होता है? राइट आंसर हो जाएंगे अभिसारी सीमा। अभिसारी सीमा। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से थे, 8 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से हमने डाला है, क्योंकि 8 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं, इसलिए अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जे.एम. किन्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुर्लभता की समस्या किस कारण उत्पन्न होती है? दुर्लभता की समस्या किस कारण उत्पन्न होती है? असीमित आवश्यकताएं हैं और सीमित संसाधन हैं, इस कारण से दुर्लभता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र क्या दर्शाता है? उत्पादन संभावना वक्र क्या दर्शाता है? दो वस्तुओं के उत्पादन के विभिन्न संयोजन को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। दो वस्तुओं के उत्पादन के विभिन्न संयोजन को क्या कहते हैं? उत्पादन संभावना वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है?
व्यष्टि हो जाएगा व्यक्तिगत आर्थिक इकाई से, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक इकाई से हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वही समष्टि संपूर्ण लेकर के चलता है, जैसे कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? व्यक्तिगत उपभोक्ताओं से नहीं, व्यष्टि हो जाएगा व्यक्तिगत फर्मों से, यह भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण हो जाएगा। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कुल योग को समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग का नियम क्या बतलाता है? मांग का नियम क्या बतलाता है? मांग का नियम कीमत बढ़ने पर मांग जो है घटती है, कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, ऑप्शन नंबर सी। पूर्ति का नियम क्या बताता है? मांग का नियम हमने देखा, पूर्ति का नियम, पूर्ति का नियम क्या बताता है? कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है, कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है? जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है? अधिकतम होती है, ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम होती है। जीवन की मूल इकाई क्या है? अब आ गया बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन। जीवन की मूल इकाई क्या है? कोशिका। जीवन की मूल इकाई कोशिका है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज कॉर्क में की थी, ऑप्शन नंबर सी। लिवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। पादप अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? श्वसन, पाचन, प्रकाश संश्लेषण या फिर उत्सर्जन? पादप अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन? प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को किस गैस की आवश्यकता होती है? राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। कोशिका का शक्तिगृह पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है? पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका के बाहर की सुरक्षात्मक परत को क्या कहते हैं? कोशिका के बाहर की सुरक्षात्मक परत को क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली या फिर रिक्तिका? राइट आंसर हो जाएंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका के बाहर की सुरक्षात्मक परत को कोशिका झिल्ली कहा जाता है, जो कि लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। पौधों की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पौधों की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक या फिर राइबोसोम? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट है। और डीएनए जो है किस में पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है और केंद्रक में पाया जाता है। तो याद रखिएगा डीएनए जो है 3 जगह पाया जाता है, हरित लवक, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। कोशिका विभाजन में मदद कौन करता है? तो केंद्रक। कोशिका के अंदर एक जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका के अंदर एक जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? इसे कहते हैं कोशिका द्रव, प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब है फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन। बल का एसआई मात्रक क्या है? आसान है लेकिन ऑलरेडी बिहार दरोगा में पूछा जा चुका है। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। क्या है? न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? गतिज ऊर्जा का सूत्र हाफ mv²। वही स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा का हो जाएगा mgh। वही हाफ mv² हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली, स्टीफन हॉकिंग? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? आइजैक न्यूटन ने। किसी वस्तु का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाले बल को क्या कहते हैं? किसी वस्तु का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इसे कहेंगे भार। क्या कहेंगे? भार। किसी वस्तु का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाले बल को भार कहेंगे। जब कोई वस्तु अपनी स्थिति या आकार में परिवर्तन का विरोध करती है तो इस गुण को क्या कहते हैं? जब कोई वस्तु अपनी स्थिति या आकार में परिवर्तन का विरोध करती है तो इस गुण को क्या कहते हैं? बल, गति, जड़त्व या फिर त्वरण? राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, गति हो जाएंगे, मोशन हो जाएंगे, मोशन, ऑप्शन नंबर बी।
1 मिनट इसमें सुधार करिएगा। जब कोई वस्तु अपनी स्थिति या आकार में परिवर्तन का विरोध करती है तो इस गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व। बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी इसका राइट आंसर था भार। नेक्स्ट है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है जो रासायनिक रूप से अविभाज्य है? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है जो रासायनिक रूप से अविभाज्य है? अणु, परमाणु, यौगिक या फिर मिश्रण? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सा है? तो परमाणु है, परमाणु। ऑप्शन नंबर बी। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? सभी जानते होंगे। पानी का रासायनिक सूत्र H2O है, H2O। पदार्थ की कौन सी अवस्था में कण एक निश्चित पैटर्न में बहुत करीब से पैक होती है? पदार्थ की कौन सी अवस्था में कण एक निश्चित पैटर्न में बहुत करीब से पैक होती है? कौन सा हो जाएगा? तो जानते ही होंगे, ठोस, क्योंकि इसमें सर्वाधिक घनत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठोस। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विविध से हमने क्वेश्चन लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताएंगे। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना किया गया था। पुनर्गठन 1 जनवरी 1949 को किया गया था। 1934 के अधिनियम के तहत मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। प्रारंभ में कहाँ था? कोलकाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। रामधारी से दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। रौफ किस राज्य का एक लोक नृत्य है? रौफ किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइएगा। पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तर प्रदेश? रौफ कहाँ का है? तो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर का। रऊफ लिखना चाहिए था, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। रऊफ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बंगाल में अकाल के दौरान जिसने 1770 में लाखों लोगों की जान ले ली, बंगाल का गवर्नर कौन था? 1770 में भीषण अकाल पड़ा था, पता होगा, और इसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? बताएंगे। 1770 लॉर्ड क्लाइव, कार्टियर, वॉरेन हेस्टिंग या फिर जॉन सोल? 1770 में लाखों लोगों की जान ले ली, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्टियर। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्टियर। कहीं कहीं लॉर्ड क्लाइव देखने को मिलेगा, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कार्टियर। ठीक है। इसका जो शासनकाल है 1769 से लेकर के 1772 तक का है, छोटा सा कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किस संधि के तहत बक्सर के युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान किए? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को। इसके बाद 1764 इसके बाद 2 इलाहाबाद की संधि हुई थी, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बक्सर के युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान किए। तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि 1765। यह कब हुआ था? तो 12 अगस्त को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सालाबाई की संधि, मंगलौर की संधि, ये सब तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, भले ही उसके कार्यकाल में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार नहीं हुआ था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, भले ही उसके कार्यकाल में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार नहीं हुआ था? राइट आंसर लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर सी। इसी ने सबसे पहले बंगाल में द्वैत शासन को लागू किया था, प्लासी का युद्ध लड़ा था। किस अधिनियम ने कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया? किस अधिनियम में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया? सर्वोच्च न्यायालय पूछा जा रहा है तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ पे वही हाई कोर्ट पूछा जाता तब हो जाता आपका 1861 का अधिनियम हो जाएगा। 1861 के अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में 3 हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था, जो कि मद्रास था, कलकत्ता था और बम्बई था। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वायसराय के कार्यकाल में अस्थायी बंदोबस्त के मुख्य प्रावधानों को अंतिम रूप दिया गया और लागू किया गया? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस वायसराय के कार्यकाल में अस्थायी बंदोबस्त के मुख्य प्रावधानों को अंतिम रूप दिया गया और लागू किया गया? आसान प्रश्न है, थोड़ा सा घुमाया गया है।
अस्थाई बंदोबस्त, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1793 हो जाएगा, 1793। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लाया गया था? तो बिहार बंगाल वाले क्षेत्र पे, बिहार बंगाल वाले क्षेत्र पे। वही महलवाड़ी व्यवस्था पंजाब और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी प्रांत हो जाएगा। एक और था रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लाया गया था? 1820 ईस्वी में लाया गया था। ये दक्षिण क्षेत्र में लाया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। चलिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था 51 क्षेत्र पर लागू था, 51% क्षेत्र पे। वही अस्थाई बंदोबस्त हो जाएगा 19% और महलवाड़ी व्यवस्था हो जाएगा आपका 30%। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली को लाया था 1798 ईस्वी में। लॉर्ड वेलेस्ली के समय से बहुत सारे काम हुए थे, खास करके 1854 में वुड डिस्पैच आए थे। इसी के समय में रेलवे का विकास हुआ था। सबसे पहले रेलवे लाया था, सर्वाधिक विकास हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय, 1853 में रेलवे आया था। ठीक है, डाक व्यवस्था इसी के समय आया था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय सुंगौली की संधि हुई थी, कब? 1816 ईस्वी में नेपाल के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 43। कॉर्नवालिस कोड की मुख्य विशेषता क्या थी? कॉर्नवालिस कोड की मुख्य विशेषता क्या थी? न्यायिक और प्रशासनिक सुधारों का संहिताकरण, न्यायिक और प्रशासनिक सुधारों का संहिताकरण। किस युद्ध ने फ्रांस में फ्रांसीसी शक्ति को निर्णायक रूप से समाप्त कर दिया है? एक बार फिर से, किस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति को निर्णायक रूप से समाप्त कर दिया? वांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध या फिर तीसरा कर्नाटक युद्ध है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 में हुआ था। वही डच के साथ हुआ था। कौन सा युद्ध? वेदरा का युद्ध हुआ था। वेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1 वर्ष पहले 1759 में हुआ था और डचों को यहाँ से भगाया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। मैसूर के किस शासक ने ब्रिटिशों के साथ 3 युद्ध लड़े और अंतिम युद्ध में वीर गति प्राप्त हुए? बताइएगा। मैसूर के किस शासक ने ब्रिटिशों के साथ 3 युद्ध लड़े और अंतिम युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई? हैदर अली, टीपू सुल्तान, कृष्णराज वाडियार तृतीय, चिक देवराज। देखिए, 3 मैसूर युद्ध हुए हैं, 3 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। पहला हुआ था 1767 से लेकर के 1769, दूसरा हुआ था आपका 1780 से लेकर 1784, तीसरा हुआ था 1790 से लेकर के 1792 और चौथा हुआ था 1799 में। ठीक है, पहला मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था, दूसरा मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था, तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और जब दूसरा युद्ध चल रहा था, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, उसी समय हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हुई थी। फिर नेतृत्व प्रदान किया था टीपू सुल्तान। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस अंतिम युद्ध में वीर गति प्राप्त हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 में, 1799। ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ था? 1799 ईस्वी में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और उसके बाद शासक किसे बनाया गया था? उसके बाद कृष्णराज वाडियार को शासक बनाया गया था, जो कि नाम मात्र का शासक था, बहुत कम उम्र का था। किस संधि के तहत दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? अभी हमने बताया, तीनों को याद रखिएगा। मद्रास की संधि, दूसरा हो जाएगा मंगलौर की संधि और तीसरा हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। देखे होंगे मद्रास छोटा शब्द आ रहा है, तो सबसे पहले इसे रखेंगे, फिर इससे बड़ा थोड़ा मंगलौर हो जाएगा और इससे बड़ा हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। 3 ही संधि हुए थे, मैं तो इसी तरह से याद रखी हूँ, मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। चौथा आंग्ल मैसूर जब हुआ था तो कोई भी संधि नहीं हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा पूछा जा रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाई, पहला पूछा जाता मद्रास है, दूसरा पूछा गया मंगलौर और तीसरा पूछा गया तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाएगी। इलाहाबाद की संधि ऑलरेडी हो चुका है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किन 2 नदियों के बीच विकसित हुई? ये जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से है। हालांकि प्री एग्जाम में ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमने 2-3 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से दिया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किन 2 नदियों के बीच विकसित हुई? तो जानते होंगे, दजला और फरात के बीच। ऑप्शन नंबर बी, दजला और फरात के बीच मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? मिस्र की सभ्यता जानते होंगे, ये विकसित हुई थी नील नदी। ऑप्शन नंबर सी, नील नदी का देन कहा जाता है। वही सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। दजला फरात के किनारे अभी हमने बताया मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई।
भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? अब यहाँ से 12 क्वेश्चन जो है पॉलिटी से देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो जानते होंगे कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? 1942 में, 23 मार्च 1942। 23 मार्च 1942 को, माफ करेगा, 23 मार्च 1942 को आया था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन आया था। बेबल योजना 1944 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949। हालांकि मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950। पहली बार अगर पूछा जाता तब हो जाता 26 नवंबर 1949, लेकिन भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 राइट आंसर होंगे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? वही क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? देखिए यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, कब अपनाया गया और नेक्स्ट है कब लागू हुआ। तो मेरे ख्याल से इसका जो राइट आंसर होगा, कब अपनाया गया, तो सबसे पहले अपनाया गया था कब, तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 है। और नेक्स्ट है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तब हो जाएगा 26 जनवरी 1950। लागू हुआ 1950, अपनाया गया 26 नवंबर 1949। दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो सकता है, मेरे को भी हुआ था, इसे आप लोग क्लियर कर लीजिए। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 होगा। एक बार फिर भी अपने तरफ से भी कंफर्म हो जाइएगा। भारतीय संविधान के जनक रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारत का संविधान है लिखित और सबसे लंबा, अलिखित, कठोर या बहुत लचीला? भारत का संविधान है लिखित और सबसे लंबा है, कठोर भी है और बहुत लचीला भी है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले, एक ऑप्शन चुना हो तो लिखित और सबसे लंबा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कठोर है, बहुत ज़्यादा लचीला भी है, ऐसा कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? हालांकि धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन नंबर ए। इसी के तहत ही 42वां संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य को जोड़े गए। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बनाया गया। इसे अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया। दल बदल हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन 1985। 61वां संविधान संशोधन मतदाता का जो उम्र है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए सारा का सारा निकल गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? समाजवादी शब्द यही अभी आया 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976, यहाँ पे था धर्मनिरपेक्ष, अब आया समाजवादी शब्द। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अखंडता शब्द किस संशोधन के द्वारा जुड़ा है? तीनों अलग अलग क्वेश्चन हो चुका है। 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? मौलिक अधिकार यह कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नागरिकता यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। आयरलैंड से DPSP लिया गया है। DPSP राज्यसभा में जो मनोनयन होता है, 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं, यह भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अब सूची केंद्र के पास होंगे, यह कनाडा से लिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है वो भी कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति सिद्धांत की अवधारणा किस देश से ली गई है? DPSP आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 हो जाएंगे, अनुच्छेद 36 से 51, और भाग की बात की जाए तो भाग हो जाएगा आपका 4। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली की अवधारणा किस देश से ली गई है? संसदीय प्रणाली की अवधारणा यह कहाँ से लिया गया है? तो राइट हो जाएंगे यूनाइटेड किंगडम से, ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? इसमें हमने क्वेश्चन सेट किया है कि एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, ये भी हमने बताया, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की अवधारणा किस देश से ली गई है? आपातकालीन प्रावधानों की अवधारणा जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। हालांकि 1935 के अधिनियम के तहत से भी लिया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत भाषा की सबसे छोटी इकाई, माफ करिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई हिंदी से आ गया। हिंदी से भी हमने 2-3 क्वेश्चन डाले हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाते हैं, वर्ण।
भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ भी ले लेंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? और यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 11 स्वर हैं, 11। त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 शक्तियों के बीच हुआ था और इसका केंद्र क्या था? अब आ गया क्वेश्चन हिस्ट्री से संबंधित। त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 शक्तियों के बीच हुआ था और इसका केंद्र क्या था? केंद्र तो इसका था कन्नौज, इसमें कोई डाउट नहीं। यह जो लड़ा गया था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के द्वारा। राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए। विजय कौन हुआ था? तो प्रतिहार। जीता किसने था? प्रतिहार। सबसे ज़्यादा नुकसान भी प्रतिहार को ही हुआ था। रास्तरंगिणी के लेखक कल्हण किस क्षेत्र के इतिहास से संबंधित हैं? रास्तरंगिणी के लेखक कल्हण किस क्षेत्र के इतिहास से संबंधित हैं? तो कश्मीर हो जाएगा। कश्मीर। जय सिंह के दरबार में रहते थे। जय सिंह के दरबार में रहते थे। कौन से वंश से हैं? लोहार वंश से हैं। लोहार वंश जय सिंह के दरबार में यह रहते थे। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, चाहे वो कारकोट हो, उत्कल हो, चाहे लोहार वंश हो। अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? राजा दाहिर था। सिंध पर आक्रमण कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद कासिम ने आक्रमण किया था और सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाया था। हालांकि ब्राह्मणों, बच्चों, ब्राह्मण, महिला, बच्चा, बूढ़ा और विकलांग को इससे मुक्त रखा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनबी ने कब आक्रमण किया था? टोटल 17 बार आक्रमण किया था। 1001 से लेकर के 1025-26 तक शायद किया था। और कब आक्रमण किया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे 1025 ईस्वी। तो 1000 से लेकर के 1025-26 तक इसने आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी। थानेश्वर को 1017 में लूटा था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा था। पृथ्वीराज चौहान ने इसे हराया था। हालांकि 1 वर्ष बाद ही 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित किया था। 2 वर्ष बाद 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। गढ़वाल वंश के शासक थे जयचंद, इसे पराजित किया था। सबसे पहले मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण 1175 में किया था। 1178 में सबसे पहले इसे हार का सामना करना पड़ा। होमो सैपियंस का भारत में आगमन किस काल में माना जाता है? होमो सैपियंस ऊंचे पुरा पाषाण काल। होमो सैपियंस का भारत में आगमन किस काल में हुआ माना जाता है? ऊंच पुरा पाषाण काल। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। ये जो है भारत में नहीं है, अब वर्तमान में पाकिस्तान में है। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में है। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में है और यह कहाँ है? मेहरगढ़, बलूचिस्तान प्रांत, पाकिस्तान में है। कोल्डिहवा से भी चावल का साक्ष्य मिला है। बुरजुहम कहाँ है? तो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर है। और चिरांद हो जाएगा आपका अपना बिहार। चिरांद चेचर इस अपना बिहार में हो गया। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका यह नर्मदा नदी के किनारे है और यह है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। और प्रसिद्ध है किसके लिए? शैल चित्र के लिए। ऑप्शन नंबर बी शैल चित्र। भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे है, मध्य प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल घोड़ों के अवशेषों के लिए जाना जाता है? घोड़ा का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? सुरकोटदा से। सुरकोटदा से। फारस के मुहरे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। दरवाजा जो है मुख्य सड़क पर खुला करती थी, कहाँ? तो यह लोथल से ही हो जाएगा। जुगल सावधान का प्रमाण कहाँ से मिला है? जुगल सावधान का प्रमाण यह भी लोथल से मिला है। मोहनजोदड़ो से घरों में कुआं का साक्ष्य मिला है। कांसे की नर्तकी प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ा अन्नागार, सबसे बड़ा स्नानागार, यह सब कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा से एक महत्वपूर्ण ये चीज़ याद रखिएगा, पत्थर का बना हुआ मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? कंफ्यूज हो सकते हैं। पत्थर की मूर्ति का प्रमाण कहाँ से मिला है या साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। वही कांसे का पूछा जाता है तब मोहनजोदड़ो हो जाएगा। हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे कहाँ है? तो पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ किस स्थान पर पाया गया? अभी हमने बताया भी। महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। जल निकासी, सर्वोत्तम जल
का संबंध किससे हो जाएगा? धौलावीरा। स्टेडियम धौलावीरा है कहाँ? गुजरात में है। बनिहाल दर्रा किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? बनिहाल दर्रा यह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। उत्तराखंड में हो जाएगा लेपुलेख दर्रा, माना दर्रा। और रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिपकिला दर्रा यह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। जलेपला दर्रा यह कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा यह सिक्किम में है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये रहा नाथुला दर्रा, सिक्किम हो जाएगा। दीफू बोमडिला अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बोमडिला दर्रा कहाँ है? तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में।